हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और जिस भी काम में अभी आप लगे हुए हैं उसमें होंगे आप व्यस्त। उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा नाम है राहुल और इस शिक्षाशास्त्र के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूं आपका स्वागत। और हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला हिस्सा रहा है, यानी कि जो 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 भाई साहब हमने शुरू किया था, उसको हमें कंटिन्यूएशन में आगे भी तो लेकर चलना है ना। तो पिछले हिस्से में यानी हम पिछले 2 वीडियोस में क्या कवर कर चुके हैं, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। हालांकि अभी हमने सॉल्ट्स की बात नहीं की है, बट हमने बेसिक बातें कर ली थी, है ना। हम ऑलरेडी इंडिकेटर्स के बारे में काफी कुछ चर्चा कर चुके थे। देन जब मैंने आपको सेकंड पार्ट में चीजें समझाई थी तो एसिड की कुछ खास बातें बताई थी कि कैसे अर्हेनियस बाबा जी हमें एसिड के बारे में कुछ खास बता कर गए। याद है आपको वो H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। फिर हमने बात ये भी कर ली कि जो एसिड की प्रॉपर्टीज थी केमिकल वाली, उन सभी में किस केस में कौन सा रिएक्शन हो रहा था। पर यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये चीज मैंने आपको साफ साफ बताई थी कि हर वो सिचुएशन जिसमें एक एसिड रिएक्शन कर रहा है किसी और के साथ, आपको सॉल्ट जरूर मिल रहा था। याद है कि नहीं। देन हमने एट द एंड एसिड रेन की भी बात कर ली थी। अब ये जो बातें अब तक हम करके आ रहे हैं, ये सारी बातें अभी तक आपने किसको लेकर की सर, ये सारी बातें तो अभी तक हम एसिड को लेकर बात कर रहे हैं। अब हमें किसको लेकर बात करनी है, बेस को लेकर भी बात करनी है ना। तो अब हम आज के इस वीडियो में, आज के इस पार्ट में, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है, इसमें मैं आपको बेस के बारे में समझाऊंगा कि कैसे आप बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। एसिड के अलावा जो हमारे पास दूसरी चीज होती है वो बेस होती है, तो हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी तो बेस की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना, तो हमें इसलिए इस पर भी बात करना जरूरी है। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगा मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे मित्रों। एक छोटी सी बात यह है कि जब भी आप इस चीज को पढ़ते हो ना, तो सिर्फ खुद को नहीं पढ़ना, हमें उनको भी पढ़ाना है जो वाकई पढ़ने के लिए आतुर है, मतलब जिनको वाकई जरूरत भी है। बेटा आप तो पढ़ रहे हो, आपके पास चीजें अवेलेबल है, बट हमें इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाना है। तो एक छोटी सी आपको एक छोटी सी एक चीज करनी है, वो ये करना है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटेंट जो है कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि चैप्टर वाइज वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे और उस चैप्टर में भी आपको क्लासेस, चैप्टर, टॉपिक सारी चीजों को कवर करते हुए आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे वो सबसे पहले मिल जाए, इसलिए आपको वो नोटिफिकेशन वाला जो है बेल आइकन दबाना होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक की बात शुरू करते हैं कि भैया पढ़ना क्या है। बाकी सारी बातें तो अपनी जगह है, तो जो हमें पढ़ना है वो क्या है, आज हम बात करेंगे बेस की। अब ये बेस होता क्या है, तो इसकी ना थोड़ी बहुत बात है तो हमने क्लास की शुरुआत में, यानी कि जब मैं आपको चैप्टर शुरू कर रहा था तभी बता दिया था। याद है आपको, मैंने बताया था कि हर वो चीज जिसको आप खा रहे हो और यदि वो गलती से आपको कैसी लग रही है, कड़वी लग रही है, तो आपने बोला कि सर ये क्या है, ये बेस है। फिर सेकंड चीज क्या निकल के आई थी कि सर इसका जो नेचर होता है वो सोपी नेचर होता है, यानी कि जब हम उसको टच करते हैं तो स्लिपरी यानी कि सोपी जैसा बिहेवियर आता है ना, वो चिकनाहट नहीं महसूस होती आपको साबुन में, है ना। आप नोटिस किया होगा जब हमारी कभी क्या बोलते हैं अंगूठी वगैरह फंस जाती तो हम सोप का या साबुन का या डिटर्जेंट का यूज करते हैं ना, करेक्ट। और कुछ बातें हुई थी कि हमारी बेस को लेकर नहीं ना, लेकिन फिर इसी चीज को हमने और डिटेल में जब जाना तो पता चला कि जैसे अर्हेनियस बाबा जी हमें एसिड के बारे में बताकर गए हैं, ऐसे ही वही अर्हेनियस साहब, वही अर्हेनियस बाबा हमें क्या बताकर गए हैं, हमें बता गए हैं बेस के बारे में। अब गुरु ये बेस क्या है तो समझते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, स्वीट सी चीज है, आपको फटाफट से जान लेनी है। क्या जानना है, देखो इधर क्या जानना है आपको। जैसे आप एसिड में H+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन को निकाल रहे थे, सिमिलरली बेस में आप निकालेंगे कौन सा आयन, OH आयन। क्या बोला मैंने बोला प्रभु जी जैसे आप, अच्छा ये मैंने नहीं कहा भाई, मेरे ऊपर ब्लेम मत करो, है ना कि भाई सर आप अपनी तरफ से, ना 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 ना, मेरा नहीं है कहना, ये भाई साहब अर्हेनियस बाबा जी कहकर जा चुके हैं कि गुरु यदि एसिड में तुम H+ निकाल रहे हो तो बेस में तुम्हें क्या निकाल देना है, OH- यानी कि OH का आयन। बेटा आपको ऑलरेडी मैंने बताया था ना, नॉर्मली यदि हम लिखते हैं तो वो आयन नहीं होता, यदि हम चार्ट लगा दें ऊपर प्लस या माइनस लिख दें तो वो आयन होता है। जैसे कि आपके सामने ये Na+ है, ये भी एक आयन है, OH- है, ये भी आयन है। लेकिन बात तो वही है, बात क्या वही है कि सर हम आयन ऐसे ही निकाल देंगे क्या, नहीं, आपको उस चीज को यानी कि उस आयन को जब यदि देखना है, उससे मिलना है, तो वो चीज कहां मिलेगी,
एक्वस सॉल्यूशन में। कुछ ऐसा ही तो आपने एसिड में भी किया था ना। मान लीजिए मैंने चेक किया कि पेनवा आ जाओ, मान लीजिए मैंने पूछा कि भाई साहब ये जो आइटम रखा हुआ है ये एसिड है कि बेस है। फिलहाल तो क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैंने इसको बोला एक काम करो, तुम जाओगे इसके पास, पानी के पास। पानी का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है ना। इसको अपन ने पानी में बोला, एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और गलती से यदि इसने क्या निकाल के दे दिया, OH माइनस आयन निकाल के मुझे दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो चीज लिखी है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बेस है। बेसिकली बेस निकल के आया, समझे गुरु। तो ऐसा है नौनिहालों कि ये जो बात मैंने नहीं कही है, किसने कही, अरहिनियस साहब ने। अब इन्होंने कुछ सोच समझ के ही कही होगी ना, तो इनकी सोच समझ को पहले तो स्वीकार लो, मतलब इनकी बात मान लो। लेकिन आप दिमाग में आपके एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आप जो बोल रहे हो कि भैया ये जो हाइड्रोक्साइड आयन, इसको याद रखिए बच्चों, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ये जो निकल के आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। थोड़ा सा मैं आपकी मदद भी करूंगा और आपको थोड़ा सा बोलूंगा कि बेटा आप फटाफट से थोड़ा सा खुद भी सोचना शुरू करो। बड़े हो रहे हो प्रभु जी, छोटे नहीं हो रहे हो, समझे। चलो पहले तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक है, अभी आप इसको नहीं जानते हो कोई बात नहीं, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जानो या मत जानो, फिलहाल के लिए अभी इतना नाम याद रख लो, के का मतलब पोटेशियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया पानी के अंदर। जैसे ही मैं पानी के अंदर डालूंगा तो भाई साहब ये अलग अलग हो जाते हैं, के अलग निकल जाता है और OH अलग निकल जाता है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए कहलाएगा बेस। बेस बेस, और बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है, ठीक है। फिर वही मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला NaOH, ये भी क्या कह रहा है, डालो पानी में, मिलाओ पानी में, बनाओ शॉट। तो ये हो गया आपका सोडियम का आयन और ये हो गया OH का आयन। क्या इसको मैं बेस बोल सकता हूं, यस। सर एक और चीज तो होती है, सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की भी कोई चीज होती है क्या, बिल्कुल होती है, पढ़ोगे। अब ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा तो भाई साहब यहां से भी इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो ये भी क्या निकाल के देगा, OH का आयन। बेसिकली यदि आप पानी में मुझे OH आयन निकाल के दे सकते हो, दैट मींस आप अपने आप को बेस कह सकते हो, मैं बेस हूं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज बच्चों कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपका दिमाग ना एक चीज कहना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, और वो ये एक चीज जो थी वो ये थी भाई साहब कि एक बात बताओ सर, जब हम एसिड पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एसिड, तो आपने बताया था कि ये जो H है और ये जो O है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, FON, कुछ ऐसे नाम याद आ रहे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंने बताया था ना, ये उस टाइप के लोग हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग थे जो पहले H से क्या निकाल रहे थे, अपने काम की चीज, इलेक्ट्रॉन चोरी। इस चक्कर में यहां H प्लस आयन बन रहा था। ये कब की बात थी, ये तब की बात थी जब हम एसिड के बारे में जान रहे थे। लेकिन अब आप मुझे क्या बोल रहे हो, अब आप क्या बोल रहे हो कि ऑक्सीजन तुम H से कुछ निकालो मत, उसको कुछ डिस्टर्ब मत करो, बल्कि क्या करो, इस ऑक्सीजन को हमने ये बोल दिया कि तुम हाइड्रोजन यानी कि H को डिस्टर्ब मत करो, बल्कि उसके साथ क्या बना लो, जोड़ा बना लो, और साथ में उसके साथ मिलकर क्या बना लो, आयन, नेगेटिव। अब दिक्कत ये है बच्चा कि ऑक्सीजन तो है नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का आदमी, वो तो कह रहा है मेरे को चाहिए चीजें, है ना, मुझे तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब तुमने किससे लेने मना कर दिया, किससे लेने मना कर दिया, हाइड्रोजन से लेने मना कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यदि किसी को कोई किसी चीज की जरूरत है, मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, मैं पैसे अपने दोस्त से नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं किसी और से लूंगा। अच्छा चलो ऐसे समझ लो, मैं पैसे अपने पिताजी से नहीं ले पा रहा हूं, तो किसी और से लूंगा ना, जो मुझे आसानी से दे दे। तब पिक्चर में आता है भाई साहब कौन, तब पिक्चर में आती है कोई मेटल, तब पिक्चर में आती है एक मेटल। अब ये मेटल क्या चीज है भाई साहब, सुनो, मेटल जनरली, देखो जब आप ये एग्जांपल देखोगे तो आपको और क्लियर होगा, बट फिर भी अभी समझ लीजिए, मेटल जो होती है ना, ये बड़ी ही क्या बोलूं मैं आपको, लगभग मजेदार चीज होती है। देखो मेटल के साथ दिक्कत है बच्चा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया सोडियम मेटल। अब ये सोडियम मेटल जो होता है, मोटल नहीं सॉरी, सोडियम मेटल, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति आती है। इसका ना 11 नंबर होता है एटॉमिक नंबर। अब मैंने इसको जब लिखा तो 2, 8 और 1 ऐसी स्थिति होती है। अब आपको हो सकता है समझ में आए या हो सकता है भी ना आए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप तो समझदार आदमी हो। भाई साहब कुछ ऐसी स्थिति है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 है और फिर 1 है। अब दिक्कत ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके सबसे बाहर बैठा हुआ है, ये कर रहा है इसको हैरान परेशान। वो ऐसे समझ लो कि एक
मतलब होता ना कि यार एक जो कभी कभी होता ना कि आपके पास थोड़ी सी कोई चीज है ना, वो खा पा रहे हो, और वो दिक्कत भी क्यों कर रही है, क्योंकि आपका ध्यान इस बात पे है कि यार ये कहीं लोग कोई लेके ना चला जाए। मतलब आप खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, और दिक्कत ये भी है कि आपको दिमाग में ये भी चल रहा है कहीं चोरी ना हो जाए। होता है ना ऐसा, है ना? इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ऐसी स्थिति फंसी है कि ना हम, वो एक कहावत है ना, इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति। तो ये जो सोडियम या कोई भी जो मेटल होती है ना बच्चा, ये थोड़ी सी हैरान परेशान होती है। इसलिए हैरान परेशान होती है क्योंकि इनका जो आखिरी कक्षा, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो आखिरी शेल ऑर्बिट होता है भाई साहब, ये जो नंबर लिखते हो ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को। ये पहला ऑर्बिट यानी कि पहली कक्षा, पहला शेल, ये 8 नंबर दूसरे के लिए, और ये लास्ट में बचा 1 है। ये जो एक अकेला बैठा है ये हैरान परेशान कर रहा है किसको? सोडियम को। तो सोडियम ने बोला एक काम करो, तुमको मारता हूं मैं लात, तुम गया साइड में। अब भैया जब तुम साइड में जाओगे, यानी कि तुमको मैं भगा रहा हूं, अब तुमको भगा रहा हूं तो तुम निकल रहे हो, तो मेरा तो भला हो गया। सोडियम बोला मैं भगा रहा हूं क्योंकि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन जब ये निकलेगा तो भाई साहब ये किसी का तो भला करेगा ना, ये आगे जाके किसी के काम आ जाएगा। तो ये आगे जाके किसके काम आ जाता है भाई साहब? इस ऑक्सीजन के काम आ जाता है। इस ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हाइड्रोजन से तो लेने से मना कर दिया हमने, अरेनियस साहब ने बोला, तो इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? इसको जनरली बच्चा देते हैं कौन? मेटल्स, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा लेके घूम रहे होते हैं कि हमसे कोई ले लो ले लो ले लो, ले दो। अब जब आपने इसको दिया तो दिक्कत हमारी खत्म। मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने बोला ठीक है हम तुमसे लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम H को पकड़ के रखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इससे फिर निकाल लूंगा। मतलब वही वाली बात होगी ना कि अपने पास 500 की पत्ती है, अपन ने रख ली, लेकिन कोई अपन को 1000 की पत्ती दे रहा है तो अपन ने बताया नहीं, उससे भी ले ली। मैंने कहा ठीक है 1000 की रख लेते हैं, आगे चल के 500 का जरूरत पड़ा तो वो भी कर लेंगे इस्तेमाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ऐसा ही सीन हुआ। तो जब भी आप मेटल का OH के साथ कॉम्बिनेशन देखते हो ना, इसी वजह से आपको देखो ये सारे एग्जाम्पल आपको वैसे ही नजर आएंगे। सोडियम क्या है? मेटल। पोटेशियम क्या है? मेटल। कैल्शियम क्या है? ये जो मेटल का OH के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो हमें बेस क्यों निकाल के देता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जब आप किसी भी मेटल को और OH को समझना चाहते हो तो हमेशा ना इधर ध्यान दो, इधर कि मेटल और OH को हम कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि O और H तो बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। ऑक्सीजन अभी हाइड्रोजन को डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बल्कि मेटल उसको कुछ चीजें देने वाला है। डिस्टर्बेंस जो है वो इधर आने वाला है। समझे बच्चा? अरे समझे कि नहीं समझे? गुड। इसलिए आप ये एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहां देखो OH कितने लोग हैं? 2। इसका मतलब ये जो कैल्शियम है ये हमें कितनी कितने कितने चीजें देगा, कितनी बार इलेक्ट्रॉन्स देगा? 2। बेटा एक OH में 1 माइनस है तो यहां OH 2 है। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि कैल्शियम 2 भाई साहब, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के दे देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 से। और जबकि ये जो लोग हैं, अरे हाँ, ये जो लोग हैं OH, ये हो जाएंगे भाई साहब 2 से माइनस, क्योंकि एक में 1 होता, यहां 2 लोग बैठे तो 2 माइनस। समझ पा रहे हो? चलो अब अच्छा, इसी का एक और भाई होता है, वो भी जान लो, नहीं तुम बोलोगे सर बताया नहीं। एक होता है, अरे अरे रुक जाओ, थम जाओ, एक होता है एल्यूमिनियम वाले भाई साहब, Al2OH3 होता है वैसे तो ये। अब ये इधर चलो ठीक है, इसकी आगे से चर्चा करेंगे। एल्यूमिनियम का बच्चा क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर 13 होता है, मैं बताना चाहता हूं 13। तो 2, 8 और 3 होता है। तो ये क्या करता है ना, 3 लोगों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेसिकली ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। इसलिए आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब देखते हो ना तो वो OH3 के फॉर्म में होता है। बस इतनी सी बात बताना चाह रहा था, ठीक है, वो आगे तो मिलेगा ही। चलो, तो ये बात है तो आपने बता दी कि यदि हम OH आयन को निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, तो मैं क्या बोलने वाला हूं उसको मैं बोलने वाला हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो? बेस हो। कौन सा वाला बेस हो? है ना, अपना शरीर का बेस मत बोल देना, ये वाला बेस है। अब इसके बाद जो चीज निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि सर हमने जब एसिड पढ़ा था तो वहां आपने समझाया था बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस पढ़ रहे हैं, तो अब इसका नाम हो जाएगा एसिड। देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं आपको एसिड पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? एसिड, तो मैंने बोला था बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अब हम पढ़ रहे हैं बेस, तो आप बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस। सर ये क्या चीज है? ये क्या धूम मचा रही है? तो भैया धूम नहीं मचा रही है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो ध्यान से, तुमने किसी बेस को पानी में क्यों डाला था? ताकि क्या निकले? OH माइनस। अब जो वो OH माइनस निकला है प्रभु जी, वो OH माइनस किसी का तो भला करेगा ना। और जैसे तुमने बोला था एसिड में बेस का भला करना है, यहां जो बेस वाला चीज है वो किसका भला करेगा?
एसिड का। जब तुम एसिड थे तो तुम बेस का भला कर रहे थे, अब तुम बेस हो तो किसका भला करोगे प्रभु जी? एसिड का भला करोगे। तो यदि ये OH माइनस किसी एसिड के पास चला जाए तो वो एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा, यानी कि ये किसका भला करेगा? किसी एसिड का। यदि मैंने OH2 माइनस का इस्तेमाल कर लिया तो ये भी क्या करेगा? ये भी एसिड का भला करेगा, बस फर्क ये है ये उस एसिड का भला करेगा जिसको केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए था, ये उस एसिड का भला करेगा जिसको 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए था। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई साहब ये जो OH माइनस वाला सिंगल वाला व्यक्ति है ये हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो बेटा, इसमें हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, यानी कि ये वो वाला बेस है जो एक एसिड को हेल्प करने वाला है। यदि मान लीजिए मेरे पास OH कितने निकल के आ रहे हैं? 2 निकल के आ रहे हैं, तो आप क्या बोल देंगे इसको? डाई एसिडिक बेस। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बेस हैं ये बेसिकली कितने एसिड को हेल्प करने वाले हैं? 2 एसिड को, या 2 एसिड को हेल्प नहीं करेंगे बल्कि ऐसी चीजों को हेल्प करेंगे जहां 2 OH माइनस की जरूरत है। अब वो एक में हो सकता है या 2 में हो सकता है। वेयर एज यदि मैं Al2 की बात करूं कि मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम की हेल्प ली तो वहां ट्राई हो जाएगा। यदि कहीं सिचुएशन ऐसी है कि OH अपने पास 3 निकल के आ रहे हैं तो ये कितने एसिड की हेल्प कर देंगे? 3 लोगों की। तो आपने इसका क्या नाम रख दिया? ट्राई एसिडिक बेस। दैट्स इट। समझ पाए? तो आप OH माइनस की क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड करोगे कि मैं एक एसिड की हेल्प करूंगा, मैं 2 की हेल्प करूंगा, मैं 3 की, या एक ही जगह पे मैं एक बार हेल्प कर दूंगा, एक ही जगह पे मैं 2 बार हेल्प कर दूंगा, इस तरीके से। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया? एसिडिटी ऑफ बेसिस। थ्योरी तो आप वैसे भी देख ही रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो वैसे भी थ्योरी में ही रहता है। ठीक है। एसिडिटी ऑफ अ बेस में बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल का मतलब वो OH माइनस वाला ग्रुप प्रेजेंट इन अ बेस व्हिच कैन रिलीज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। डिसॉल्व्ड इन वाटर का मतलब वही एक्वस सॉल्यूशन। आपको वो चीजें तब मिलेंगी जब आप कहां डालेंगे उसको? पानी को क्या देंगे? बेस देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी OH आयन हमारे पास निकल कर आने वाला है। ठीक है। चलो, आई होप इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपने एसिड की रिएक्शंस पढ़ी थी, किसकी रिएक्शन पढ़ी थी भाई साहब? एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी। सिमिलरली आपको पढ़नी है किसकी रिएक्शन? बेस की रिएक्शन। और मैं आपको फिर वही बात कहूंगा, ज्यादा दिमाग की दही करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब आप एसिड की रिएक्शंस करते हो, जितनी भी पढ़ते हो, आपने 4 रिएक्शंस पढ़ी थी, आपने नोटिस किया था हर बार एक चीज बन के आ रही थी? सॉल्ट 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 सॉल्ट। याद है? वहीं सेम काम यहां होगा। यदि आप बेस को भी किसी से रिएक्ट कराते हो, विदाउट एनी डाउट आपने बस एक काम करके याद रखना है उसको कि सॉल्ट तो बनना ही है। कुछ भी हो जाए सॉल्ट तो मिलेगा ही। ठीक है। अच्छी बात यह है कि यहां आपको 4 रिएक्शंस नहीं पढ़नी, यहां केवल 2 से काम चल जाएगा। पहली कौन सी रिएक्शन है? बेस रिएक्शन विद मेटल। इसका क्या कहना है? इसका यह कहना है कि यदि आपने किसी मेटल को किसी बेस से रिएक्ट करा दिया, क्या बोला मैंने? किसी मेटल को पकड़ा और किसी बेस से रिएक्ट करा दिया, तो आपको एक चीज तो कंफर्म में मिलना, वो क्या है? सॉल्ट। और जो दूसरी चीज मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन गैस। लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा हुआ। ये यानी कि यदि आपने किसी मेटल को पकड़ा, फिर आपने किसी बेस को पकड़ा, बेस का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें OH पीछे से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये बेस है। मुझे कैसे पता? अरहिनियस बाबा बताकर गए थे तो मैंने बोल दिया, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज कि जब मैं इसको रिएक्ट कराने वाला हूं, जब मैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने वाला हूं, तो हमें मिलेगा क्या? तो सर एक चीज तो कंफर्म है, सॉल्ट मिलने वाला है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। और इस गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। जब एसिड में मैंने आपको पढ़ाया था, वो पॉप अप साउंड वाला एग्जांपल याद है? ये वाला। ठीक है। ये आप उससे चेक कर सकते हो कि भाई वहां हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। एनीवेज, अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि ये तो चलो आप समझ गए होगे कि सर हो क्या रहा है, आपका एग्जांपल बताओ। ठीक है। लेकिन पहले इसके आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स इट टिपिकली प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट, जो कि मैं बोल भी रहा हूं, और हाइड्रोजन गैस। Not all metal react with bases, but those that do are usually more reactive, such as aluminum, zinc and certain alkali metals। यहां ना एक वर्ड आ रहा है भाई साहब, ये alkali। ये वर्ड ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि यार कभी हम बेस वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी एल्कली वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो क्या है प्रभु जी, कि मान लो मैंने क्या लिया, एक बेस लिया। ठीक है।
बेस लिया, मुझे नहीं पता कौन सा है, लेकिन यदि ये बेस आप पानी में यानी कि H2O में मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, दैट मीन्स आप इसका क्या बना सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो यही बेस मेरे लिए अब नया नाम कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा। क्या बोला मैंने कि यदि कोई बेस पानी में घुल जाए, उसका सॉल्यूशन बना सको, दैट मीन्स आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सको, तो यही बेस आपके लिए एल्कली कहलाने लगेगा। इन केस आप किसी बेस को ना घोल पाओ, जरूरी नहीं है हर चीज पानी में घुल जाए, तो भाई साहब नॉर्मली फिर वो बेस कहलाता ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो सारे बेस जो पानी में डुबकी गोता मारने के लिए तैयार है, मिलने के लिए तैयार है, उसको क्या बोल दिया आपने, एल्कली। करेक्ट। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये है पूरा वेन डायग्राम, समझते हो आप लोग? चलो नहीं भी समझते हो तो डायग्राम तो समझते हो ना, कि बाई चांस मैंने ये क्या बोल दिया, ये बेस है। अब इतने सारे बेसिस में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो बोलेंगे हम पानी में घुलने के लिए तैयार हैं, तो मैंने बोला ठीक है, इतने लोग ये हैं, ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर, ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम वो बेस हैं। बेटा याद रखना ये सबके सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली वो लोग हैं जो पानी में घुलने के लिए तैयार हैं, तो उसको मैंने नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया, एल्कली। नाउ द पॉइंट इज, यदि मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा, कि यदि मैं आपसे पूछूं क्या सारे एल्कली, जितने भी एल्कली हैं, क्या वो बेस हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ सर, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम खुद किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम खुद किसके अंदर बैठे हैं, बेस के अंदर, हम तो बस पानी में घुल चुके हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं क्या सारे बेस, जितने भी हमारे पास बेस होते हैं वो सारे एल्कलीज होते हैं क्या? नहीं भाई साहब, ये चीज पकड़ के चलो, क्योंकि आपकी ना ट्रू फॉल्स में आ जाती है कि ये सही बोला कि गलत बोला, है ना। तो आपका जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन है ऐसे में घुमा देंगे आपको, क्या सारे एल्कली बेस है? नहीं पापा, ये तो भैया जो एल्कली है ना, ये आपने थोड़े से एल्कली थे जो बेस की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, पर जो सारे बेस हैं वो थोड़ी एल्कली है, तो ये चीज याद रखिएगा, समझ रहे हो ना। आगे बात करते हैं, चलो। अच्छा, दूसरी चीज ये याद रखिएगा, जितने भी आप मेटल्स के बेस की जो चीजें पढ़ते हो ना, रिएक्शन पढ़ते हो, तो सिर्फ नॉर्मली आपको ना वो मेटल्स रिएक्ट करते हुए मिलेंगी जो थोड़ी सी इट्स लाइक मॉडरेटली रिएक्टिव होंगी, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये ना रिएक्टिव नहीं होती, लेस रिएक्टिव कैटेगरी में आती है। इसी वजह से क्या होता है ना, आप जो आभूषण ज्वेलरीज बनाते हो, आपने नोटिस किया होगा ना, ये इजीली कोरोड नहीं होती। कोरोड का मतलब खराब नहीं होती, आप ऐसे समझ लो। लोहे को आप लोहे के आभूषण क्यों नहीं बनाते हो, आप ज्वेलरीज में लोहे के आइटम्स क्यों नहीं बनवाते हो? क्योंकि आपको पता था कि यार वो खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो चीज बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, वो लोहा जो है वो फटाफट से अपने आप को चेंज कर लेता है। जबकि जो सिल्वर है या जो गोल्ड है, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये आसानी से अपने आप को चेंज नहीं करती, इस वजह से आपको उनको यूज नहीं करना होता है, मतलब जनरली यूज नहीं की जाती है। हम यूजुअली किसको देखते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, है ना, ये क्यों रिएक्ट करती है, ये क्योंकि मॉडरेटली ठीक ठाक तरीके से बेस के साथ मिलकर रिएक्शन दे देती है। चलो अब आते हैं फटाफट से एग्जांपल पर। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि आपने क्या करना है, ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है वो तो है ही सही। मैंने लिया क्या, मैंने लिया जिंक। ये क्या है, मेटल है, बिल्कुल है मेटल। मैंने बोला एक काम करो, आप दो इसको क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है भाई साहब, ये तो है बेस। हमें कैसे पता, ये दिख नहीं रहा भाई साहब, OH निकलेगा तो बेस कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने मेटल को बेस के साथ रिएक्शन कराया, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा सॉल्ट, और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन की गैस। मैंने कहा ठीक है। अब जो सॉल्ट मिलेगा वो जिंक और सोडियम का मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना होता क्या है, सॉल्ट आपको कुछ ये मिलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब कभी आपको डाउट हो ना, हालांकि बैलेंसिंग तो आप पढ़ चुके हो, वो अपनी जगह है, बट इन जनरल भी आपको कभी ना कभी डाउट होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं ये बैलेंस किस तरीके से हो जाता है। कि हालांकि बैलेंसिंग की जरूरत है नहीं, बट यदि आप फिर भी जानना चाहो तो जिंक जो होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30 का मतलब सर 2, फिर 8, फिर 18, और ये होता है 2। आप जोड़ लीजिए 13 आ रहा होगा, ये 18 और 2 20 हो गया, और ये धन हो गया कितना, टोटल मिला ये 30 हो गया। लेकिन दिक्कत वही है, ये जो जिंक है ना, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, 2। अब इस चक्कर में वो जिंक परेशान हो रहा है कि भाई साहब भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ इनको। तो ये जिंक भगा देगा इनको। अब जब जिंक भगा देगा तो जिंक के पास आ जाएगा कितना, +2 आ जाएगा ना, क्योंकि इसने दोनों को भगा दिया। वहीं जो ऑक्सीजन होता है, ये जो होता है, इसके पास होते हैं टोटल 8, 2 और 6। अब
यूजुअली एक ऑक्टेव रूल होता है जो हमें यह बताता है कि यदि आप किसी भी एलिमेंट को देख रहे हो, किसी भी चीज को देख रहे हो, तो उसके लास्ट जो ऑर्बिट है, जो उसकी कक्षा है, जो लास्ट उसका सर्कल बनने वाला है, उसके पास मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भैया? 8। अब इसके पास 2 थे तो उसने कहा भगाओ, क्योंकि भगाना ज्यादा आसान है, 6 लोगों को लाना तो मुश्किल है। वहीं ये जो लोग बैठे हैं ऑक्सीजन वाले, इनके पास देखो कितने लास्ट में 6, तो ये आसानी से 2 को ले आएंगे। और वैसे भी ये तो चोरी वाला आइटम है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, फटाफट जहां दिखा उसको खींच लिया इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो 6 लोग बैठे हैं जो पहले से, ये नए 2 लोगों को कहीं से ले आएंगे। तो इसी वजह से यहां हमारे पास माइनस आता है, करेक्ट। तो अब ऑक्सीजन के पास कितना आएगा? -2। हाँ या ना? क्लियर? लेकिन सर ये जो, अच्छा इसको ना थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि आपको और चीजें समझ में आए। ZnO, अब ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, Zn के पास कितना था? 2। ऑक्सीजन के पास कितना था सर? 2। सर सोडियम के पास यही सीन सोडियम के पास होगा। अब मैंने आपको अभी बताया था ना कि सोडियम भाई साहब क्या है सर? 11 नंबर है, 2, 8 और 1। तो ये जो एक भाई साहब है ये निकलना चाहेंगे। बेटा याद रखो हमेशा मिनिमम हमें 8 रखने हैं। मिनिमम कितना रखना है? 8। तो यहाँ लास्ट में 8 है, यहाँ तो 18 है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। इनके पास 2 थे तो उन्होंने 2 भगा दिए, इनके पास 1 एक्स्ट्रा है तो सोडियम मेटल भगाएगा। अब जब भगाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सर थोड़ा ध्यान से देखो आप, प्लस वाले कितने हो गए सर? 3। सर माइनस वाला कितना सर? 2। सर 3 लोग, मैथ्स कहती है प्लस के 3 माइनस का 2 सर बैलेंसिंग नहीं हो रही। तो बैलेंसिंग कैसे कर लोगे? सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसको 4 बना लो। अब 4 बनाने के लिए बेटा ऐसा मत कर देना कि कहीं भी कुछ भी जोड़ दिया, ऐसे नहीं करते। याद रखो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था ना कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस नहीं करते। जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे एक बार जाके देखिएगा, आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब वापस से आओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस सोडियम को बोला एक काम करो गुरु, तुम ना 2 हो जाओ। +1 में अपन ने कितने का इंटू कर दिया? 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? +2। मैंने कहा ठीक है बोलो। सर जिंक जो है ये तो पहले से कितना है सर? +2। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ऑक्सीजन जो 2 था इसमें कर दो 2 का इंटू, तो सर ये हो जाएगा टोटल -4। अब देखो 2 और 2 4 और ये -4, तो सर बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। बस यही काम कर दो। आपने 2 का इंटू किसमें किया सर? ऑक्सीजन में। तुमने कहा डालो टपका इसके अंदर। मैंने कहा 2 2 तुमको ये लो 2, अरे दिख ही नहीं रहा होगा ना आपको। चलिए वाइट करते हैं इसको, ये हो गया 2। सर हमने कहीं 2 का इंटू और किया, हाँ जी सोडियम में, तो ये हो गया 2। तो आपका जो फॉर्मूला फाइनली निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर? Na2Zn को ऐसे ही रहने दो, ऑक्सीजन के पास 2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये सॉल्ट होता है भाई साहब, बाकायदा। हाइड्रोजन तो अपनी गैस लेके निकल लिया, समझ रहे हो? अच्छा इस तरफ भी 2 लगा दो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सोडियम 2 दिख रहे हैं उस तरफ, इस तरफ दिख नहीं रहे। हालांकि मैं फिर कहूंगा बैलेंसिंग इज नॉट द मेन कंसर्न हियर। हमारा मुद्दा फिलहाल बैलेंसिंग नहीं था बाबू। हमारा कंसर्न क्या था? हमारा कंसर्न था कि प्रभु जी वो रिएक्शन में हमें मिल क्या रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन नाम की गैस। पिक्चर क्लियर? हालांकि आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल भी, बेटा इसको ना नोट कर लेना, ऊपर से नहीं करना है ना, नोट भी करना है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेटल है प्रभु जी, और ये किससे रिएक्शन करा रही है? अपनी बेस के साथ। अरे अरे कहां भैया, अब ये जो रिएक्शन एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे हो रही है? बेस के साथ हो रही है ना। तो क्या होगा अगेन, ये देखो ये जो बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, ये एक सॉल्ट है और साथ में ये क्या है? आपकी हाइड्रोजन की गैस है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन की गैस है। मेन कंसर्न है आपका कि क्या आपको वो रिएक्शन समझ में आ रही है, हाँ या ना? वो पिक्चर क्लियर हो रही है? गुड इनफ। अरे बहुत समझदार हो यार तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये वर्ड ये दिख रहा है, ये जाना पहचाना तो नहीं लग रहा सर? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सर आपने एसिड रेन में कुछ ऐसा बोला था। सर जब भी हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं, बेटा जिसको भी डाउट हो या जिसको भी परेशानी हो कि यार ये क्या मतलब चल रहा है, बकर बकर चल रही है, तो भाई साहब हमने मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में पिछले हिस्से में वीडियो के चर्चा की है, तो जाके पहले देख लो, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है बच्चा, ये होती है एसिडिक नेचर की। किस नेचर की? एसिडिक नेचर की। सर जैसे कि देखो अभी यार, क्या कार्बन एक नॉन मेटल है? हाँ। क्या सल्फर एक नॉन मेटल है? हाँ। क्या नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है? हाँ। अब इनका ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? लगा दो पीछे ऑक्सीजन, लगा दो पीछे ऑक्सीजन, लगा दो पीछे ऑक्सीजन। सर हमें कैसे पता ये एसिड है? तो हमने कहा था एक काम करो, इनको मिलाओ पानी से, H2O, क्या बनाएंगे? H2CO3।
कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इनको मिलाओ H2O के साथ, ये क्या बनाएंगे सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर इनको मिलाओ H2O के साथ HNO3, अरे सर ये तो नाइट्रिक एसिड हो गया। भाई साहब ये जो नाम आप बोल रहे हो ना, इन सब के पीछे एसिड वर्ड ऑटोमेटिक आ गया ना, क्योंकि हमको पता था ये जो लोग हैं ना ये एसिडिक बिहेवियर के, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो कि मैंने आपको एसिड रेन के टाइम पे भी बताया था। द पॉइंट इज कि जब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि हमारे एसिडिक बिहेवियर वाले भाई साहब, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक बिहेवियर रखते हैं, यदि ये गलती से बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यार ये तो वही हो गया ना, एसिड मिलाओ बेस के साथ, बेस मिलाओ एसिड के साथ, रिएक्शन को कर दो न्यूट्रलाइज, बनेगा क्या सॉल्ट, और साथ में मिलेगा हमें क्या, थोड़ा बहुत पानी तो मिलता ही है। बेटा ये हम ना 3 बारी पढ़ चुके हैं रिएक्शन, 3 बारी, हाँ 3 बारी। एक बार आपने एसिड और बेस को उन्हीं के नाम से पढ़ा, फिर आपने एक बार एसिड लिया एक तरफ और दूसरी तरफ ले लिया मेटल के ऑक्साइड, फिर आपने एक बारी बेस ले लिया और इस तरफ क्या ले लिया, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन ना 3 बार हो रही है, सेम तरीके से हो रही है, बस नाम बदल रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या देखना है, आपको देखना है ये एसिड और बेस अपने आप में रिएक्शन ले रहे हैं पर नाम बदल दिया आपने। ठीक है, करेक्ट। क्या मैं इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि सर एक तरफ बेस आ रहा है और एक तरफ एसिड नाम की चीज, नाम नहीं है पर है तो उसका नेचर एसिडिक ना, ये मिलके वापस बना क्या रहे सर, सॉल्ट ही तो बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो यहां लिखा भी है, समझे? अरे समझदार तो तुम वैसे ही हुए, कुछ हुआ है इधर, अच्छा सेव हो गया है गलती से, चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं वो जो पढ़े हो अभी उसका रिएक्शन का एग्जांपल भी तो ले लो। तो देखो बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम की चीज दिख रही है आपको, अब तक तो जान चुके होगे कि ये बेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसमें OH है। फिर सर हमने CO2 ले लिया, क्यों? क्योंकि सर ये एसिडिक है। कैसे पता? क्योंकि सर ये नॉन मेटल और ये उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इनको जोड़ा घटाया, थोड़ा जोड़ा थोड़ा घटाया तो पता चला कि सर ये जो सोडियम है इसने बना लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या बना लिया? Na2CO3। भाई साहब थोड़ा सा यदि हम रिकैप करें, पिछले को रिवाइज करें, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई साहब? ये सोडियम किसके पास आ गया, सोडियम किसके पास आ गया, CO2 ग्रुप के पास। क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट याद करो, चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने सोडियम को उठाया और अच्छा डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए हमें बेटा, यदि हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे हम इसको, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर CO2 के पास पहले कोई था ही नहीं। हम तो डिस्प्लेसमेंट तब बोलते हैं ना जब कोई किसी को हम हटाते हैं। भाई इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, हमें बस क्या दिख रहा है कि सोडियम वहां से यहां आ रहा है, बट उसने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट बेटा तब करते जब हम किसी को लात मारते, किसी को भगाते कि हट। ठीक है, उल्टा जरूर कह सकते हो। उल्टा क्या कह सकते हो कि इस भाई साहब ने यहां से रिप्लेसमेंट मारी OH की। बट चीजों को अभी फिलहाल के लिए हम सिंपल रखने के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि जब हम किसी बेस को किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वी हैव अ सॉल्ट एंड वी हैव अ वाटर। करेक्ट। कुछ और यदि आप देखना चाहेंगे तो आपके पास कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, पोटेशियम ले लिया इसी की जगह, तो पोटेशियम के कार्बोनेट्स बन जाएंगे, कैल्शियम के कार्बोनेट्स बन जाएंगे। ऐसा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब इसी के साथ में क्या दे दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भी दे दूं। बेटा ये गैस का मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो आप मुझे बताओ क्या ये बेस है? बिल्कुल है। क्या ये नॉन मेटल का ऑक्साइड यानी कि एसिडिक नेचर का है? बिल्कुल है। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या मिल गया सर, ये मिल गया हमें H2O। तो ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया आपका पानी। ठीक है, दैट्स इट। रिएक्शन समझ में आई? हाँ जी या ना जी? ठीक है, अरे पूरी उम्मीद है हाँ जी हाँ जी। तो यहां हमने कंप्लीट किया हमारी बेस की रिएक्शंस कि बेस में बेसिकली हो क्या रहा है, बेस में बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमने बेसिकली बेस में क्या हो रहा है ये जान लिया। अब बच्चों यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि कैसे आप किसी एसिड को या कैसे किसी बेस को हम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे किसी भी एसिड को या कैसे किसी भी बेस को आप स्ट्रॉन्ग या वीक कह सकते हो। तो यार देखो ये लिखा क्या है, उसके पहले मैं आपको ना ये सोचो लिखा हुआ है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। यार एक बात बताओ,
आम भाषा में समझें तो स्ट्रॉन्ग या वीक से आपके दिमाग में क्या आता है? स्ट्रॉन्ग जैसे कि मान लीजिए किसी की पर्सनालिटी आपको लग रही है, देखो क्या होता है ना, सबका स्ट्रॉन्ग और वीक का ना सबका अपना अपना एक क्या होता है, परिभाषा है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। किसी की बॉडी अच्छी तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग है, कोई मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है फिजिकली उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। ऐसा होता है ना कि यार उसको ना कोई भी काम दे दो वो बहुत अच्छे से कर देता है, परेशान नहीं होता, उस पर प्रेशर नहीं आता, मानसिक रूप से मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं फिजिकली सब कुछ सही दिख रहा है और सडनली उनको कुछ बोल दिया वो रो दिए तो वो मेंटली वीक होते हैं। तो ये जो परिभाषा होती है ना किसी भी चीज की स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस की, ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन होती है भाई साहब, वो ये होती है कि जैसे मान लो आपको मैंने, एक बच्चा है ना, नॉर्मली एक ये है, रुक जाओ मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं, ठीक है, टफ आदमी या वीक आदमी कैसे बोल देते हो आप। मान लीजिए ये है एक लड़का, ठीक है, एक है ये लड़का, ठीक है, ये अपन ने बनाया ग्रुप ग्रीन कलर का, और ये है एक लड़का, किस कलर का बना दें यार, व्हाइट कलर का बना दें, चलो ठीक है, ये बनाया अपन ने व्हाइट कलर का। यार इन कलर से देख के मुझे 15 अगस्त की याद आ रही है, क्योंकि आ रही है। अब एक बात बताओ, मैंने इसको काम सौंपा ग्रीन वाले को, इसको मैंने सौंपा व्हाइट वाले को, दोनों को सेम काम दिया। मैंने बोला एक काम करो, 10 प्याज, नहीं तुमको बोलता हूं कि 5 काम तुमको करना है, 5 काम तुमको करना है, ठीक है, ठीक है सर कर देंगे। यार ये जो है ना, इस 5 काम में से इस ग्रीन वाले ने पूरे के पूरे 5 काम कर दिए, मतलब जितना काम दिया था उतना इसने काम कर दिया, मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी थी, यानी कि जो काम करने का सिस्टम था वो 100% है, जितना दिया जैसा दिया उसने करके अपना काम निपटा दिया। लेकिन ये जो भाई साहब थे, है ना, ये भाई साहब 5 में से केवल कितनी कर पाए, टाइम पर 3 ही कर पाए। इसका मतलब यदि मैं बोलूं कितना परसेंटेज कवर किया तो बेटा 60%। अभी परसेंटेज की क्लास नहीं मैथ्स की, मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन 5 में से यदि आपने 3 काम किए तो भाई साहब कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 60%। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, मुझे बताओ ये भाई साहब सही है कि ये भाई साहब सही हमारे काम के लिए, ये निकले ना सही। तो आप क्या बोलोगे, सर ये सही आदमी, ये स्ट्रांग आदमी है क्योंकि ये हमारा काम पूरा करके दे रहा है, टाइम पे करके दे रहा है। सर ये देखो ढीले पड़ गए, कम काम करके दे रहा है, इसको हटाओ, ये स्ट्रांग नहीं है। समझ पाए आम भाषा में, आम जनरल भाषा में। तो कुछ ऐसा ही एसिड और बेस के साथ होता है। सेम हम ना एसिड को भी ऐसे बोलेंगे कि एसिड अपना काम करो। अब एसिड का काम क्या होता है, अरहिनियस बाबा बता के गए हैं, भूल नहीं जाना। अरहिनियस बाबा ने क्या बताया था, अरहिनियस बाबा ने बताया था कि यदि तुमको मैंने बोला है पानी में गोता मारो तो पानी में गोता मारो और मुझे क्या निकाल के दे दो, मुझे निकाल के दे दो H+, तो तुम क्या कहलाओगे, एसिड। अब यदि ये एक काम की तरह लो, H+ निकालना तुम्हारे लिए एक काम है, तो यदि कोई मुझे कोई एसिड वो काम पूरा पूरा करके दे दे, पूरा पूरा मतलब जितने H+ निकालने मैंने बोले हैं उतने ही H+ किसी ने मुझे निकाल के दे दिए, पूरा काम कर दिया, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बोल दीजिएगा। और यदि किसी ने वो काम अधूरा किया, मान लीजिए मैंने उसको कितने निकालने बोले थे H+, 5, उसने निकाल के मुझे कितने दे दिए, 3, तो आप उसको वीक बोल देना। क्योंकि एसिड को पहचानने का तो सर हमारे पास एक ही तरीका है, H+ दिखेगा तो एसिड, नहीं दिखेगा तो कोई बात ही नहीं। पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये कि स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गनेस की बात आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने डिफाइन चीजों को इस तरीके से किया है कि भाई साहब यदि आपको जो काम सौंपा गया है, यदि आपने वो समय रहते पूरा कर दिया, आप स्ट्रांग हो। और यदि स्ट्रांग का मतलब वही होता ना कि हमारा काम टाइम पे सही तरीके से आपने परफेक्ट तरीके से करके दे दिया, है ना, तो आप काम के मामले में स्ट्रांग हो। और कुछ लोग नहीं होते, हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं झेल पा रहा प्रेशर, हमको बैठने दो, वीक हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हो। मुद्दा तो यही है ना, ठीक है। तो अब देखो फटाफट से एक बार थ्योरी भी, हालांकि जो मैंने आपको समझाया बच्चा वही लिखा हुआ है, बट फिर भी आप एक देख लो क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना। refers to how strength refers to how completely an acid or base dissociate in water, यानी कि बेटा वो डिसोसिएट वर्ड जो आप देख रहे हो ना, वो डिसोसिएट वर्ड बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखा हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया ना कि हम जब पानी में डुबकी मारेंगे तो H+ निकलेगा एसिड के लिए और OH- किसके लिए निकलेगा, बेस के लिए। लेकिन निकलेगा इंडिया तभी तो पहचानेगा इंडिया एसिड है या बेस है, निकलेगा OH तभी तो मैं पहचानेगा कि एसिड है या बेस है, समझे। तो अब जब ये माल्टा ऐसा निकलेगा तो हम बताएंगे कि भैया वो डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन वो डिसोसिएट यदि पूरा हो जाएगा मतलब हमारा काम पूरा हुआ तो स्ट्रॉन्ग, और नहीं तो वीक। सिस्टम समझ रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग वीक का, ठीक है। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl एंड बेसिस लाइक NOH
NaOH are more corrosive and can cause severe burns while weak acid and bases are less corrosive। ये तो बेटा वेल नोन है कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग है एसिड तो उसका असर ज्यादा होगा, और यदि कोई बेस स्ट्रॉन्ग की जगह वीक है तो उसका असर अलग होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं कि ये जो एसिड है ये भी भैया दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक, और जब मैं आपको बेस की बात बताऊंगा तब भी ये दो टाइप से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि सर आपने क्या देखना है, चीजों को इस तरीके से देखना है कि बाई चांस, देखो मैं आपको ना प्रैक्टिकली समझा देता हूं। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बस कॉमन भाषा में समझा दिया था। मैंने क्या बोला कि तुम क्या लो बेटा, यहां रुक जाओ, मैं आपको ना एक वर्ड देख के बता देता हूं, कहीं वो वर्ड यदि यहां डला होगा, चलिए कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। देखो आपको ना सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि काम करो आप ना 10 एसिड 10 यूनिट लो, किसके? एसिड के। 10 यूनिट किसके ले लो? एसिड के, ठीक है। आपने 10 यूनिट लिए, पानी में गोता लगवाया, एक्वस। अब पानी में गोता लगाते से ही ये 10 यूनिट में से 8 यूनिट, 8 नहीं भैया, पूरी की पूरी करनी है ना, 100%, यानी कि 10 की 10 यूनिट ने बोला मेरे से H+ ले लो, मेरे से H+ ले लो, मेरे से H+ ले लो। हमने कहा ले दो, दे दो, यानी कि मेरे पास कितने H+ आएंगे? 10 ना, क्योंकि एसिड की यूनिट भी कितनी थी? 10। तो इसको हम बोल देंगे क्या भाई साहब? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। स्ट्रॉन्ग का मतलब हर बार मुझे H+ निकाल के देता है, यही चीज यहां लिखी भी है, ध्यान से देखिए आप। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यदि H+ आयन मुझे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हुए दिख रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बोल देंगे, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। वहीं यदि मैंने सर 10 यूनिट एसिड दी, लेकिन इन 10 यूनिट में से केवल 6 यूनिट या चलो 7 या फिर 8, कुछ भी लिख लो, 8 ले लो, चलो 8 यूनिट ने क्या निकाल के दे दिया? H+। तो क्या इसको आप वीक बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग बोलोगे? अरे सर हमारा जब काम ही नहीं हुआ तो फिर काय का स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग, काय का स्ट्रॉन्ग। अरे भैया वीक हो ना यार, तुम हमारा को निकाल के नहीं दिया, हमारा काम ही नहीं किया, खत्म बात। तो भैया यदि पूरा काम हो रहा है स्ट्रॉन्ग, अधूरा काम हो रहा है तो वीक। पार्शियली डिसोशिएट, देखिए पार्शियली वर्ड हो रहा है, पार्शियली का मतलब जितना काम दिया था उतना नहीं हो रहा है। इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि CH3COOH, H2CO3, भाई साहब ये एसिटिक एसिड है और ये है कार्बोनिक एसिड, और भी होते हैं जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड। द पॉइंट इज, एक चीज होती है, कई बार ना मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं, सर आपने एक डेफिनेशन हमें समझा दी और कुछ हद तक हमें समझ में आ दी, लेकिन बेटा एक की पॉइंट होता है, एसिड को स्ट्रॉन्ग और बेस एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानने के लिए एक छोटा सा सिस्टम होता है। यदि आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं सोर्स के बेसिस पर, मतलब जहां से वो हमें मिलते हैं उसके बेस पर, मैंने आपको ये बताया था कि कुछ होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मतलब अरे वही जो प्लांट से मिले या एनिमल से, चींटी, टमाटर, सेब, ये क्या था भैया? प्लांट एनिमल्स थे ना, दूध प्लांट एनिमल था ना, उससे जो एसिड मिल रहे थे, जैसे टमाटर ऑक्सैलिक एसिड है ना, वो टार्टरिक एसिड आपका इमली वाला, यार ये सब क्या है? प्लांट एनिमल वाली चीजें है ना, इनसे जो एसिड मिलेगा ऑर्गेनिक। वहीं यदि कोई हमें अर्थ मिनरल से, यानी कि हमारे जो वातावरण से मिल रहा था, है ना, अर्थ मिनरल्स, पत्थर, है ना, कंकड़ पत्थर से यदि मुझे कुछ एसिड मिल जाए तो आपने उसको बोल दिया था इनऑर्गेनिक एसिड। फिर आपको यदि ध्यान हो तो मैंने एक डेफिनेशन में एक पॉइंट भी ऐड कराया था, बेटा नोट्स जाके देखिएगा आप, स्लाइड पिछली की, कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं भाई साहब, कौन से वाले? ऑर्गेनिक, इनमें आपको ना CH बॉन्ड जो है अलग दिखता है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनमें अलग होता है। सर ये क्या बोल दिया आपने? चलो आपकी ना थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूं। ऐसे देखो, जब भी सुनना मेरी बात ध्यान से, आसान भाषा में समझते हैं, आसान है ना, आसान की जगह आसान। देखो जब भी आपको जैसे कि एग्जांपल CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। बेटा जब भी आपको ना कार्बन दिख जाए, क्या बोला मैंने? कार्बन दिख जाए, तो दिक्कत ये है, ये जो कार्बन है ना, ये जो नॉन मेटल कार्बन है बेटा, इसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो कार्बन हाइड्रोजन जो भाई साहब है, इनकी इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि जब ये पानी में जाते हैं, देखो इसको भी मैंने एसिड बोला, जबकि मैंने HCl को भी एसिड बोला, मैं H2SO4 को भी एसिड बोल रहा हूं, और मैं H2CO3 को भी एसिड बोल रहा हूं। बस इन दोनों में फर्क क्या है? सर यहां कार्बन नहीं है, सर यहां कार्बन है। तो जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखता है, इतनी अच्छी, बेटा हाइड्रोकार्बन नाम का एक चैप्टर आपको आगे पढ़ना होता है, सो फिलहाल के लिए उसको साइड में रखते हैं। बट
अभी जो समझना है वो ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन की इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि ये क्या करता है, आसानी से हाइड्रोजन को जाने नहीं देता। हालांकि कुछ लोग निकल जाते हैं, इसलिए जब आपने इस टाइप के एसिड मान लो 10 यूनिट पानी में डाले थे, तो मैंने क्या बोला था कि बाई चांस मैंने इसके 10 यूनिट डाले तो हमें निकल के H+ कितनी निकल के दे रहा था, केवल 8। क्यों? क्योंकि कार्बन कई बार कार्बन हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देता, मुझसे बिछड़ के नहीं जाना, ये कौन बोल देता है, कार्बन। जबकि यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ कार्बन है ही नहीं, तो रोकेगा काहे, इसलिए आपको यहाँ H+ साफ साफ मिल जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ पहचानने के लिए बता रहा हूं कि यदि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पता करना हो तो ना जहां कार्बन आपको दिख जाए वो समझ जाइएगा कि वो वीक होने वाला है, जबकि जहां कार्बन नहीं है समझ जाइएगा कि वो कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग। ये पहचानने का एक नॉर्मल सा तरीका है, समझे। चलो, अब ऐसे जैसे तुमने एसिड पहचान लिया, सेम बच्चा बेस के साथ होगा। अब वहां मैं H+ निकलवा रहा था, यहां मैं क्या निकलवा दूंगा सर, यहां मैं निकाल दूंगा OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, बेस की। तो भैया आपको क्या निकालना है, OH-। यार क्या काट रहा है भाई, ठीक है, OH है ना, हाइड्रोक्सिल आयन निकालेंगे, लेकिन सिस्टम वही है, सिस्टम नहीं बदला है। 10 यूनिट लें कि 5 यूनिट लें, चलो फिर से 10 यूनिट लेते हैं। अगेन मैंने आपको 10 यूनिट बेस दिया, यदि बाई चांस कुछ ऐसे बेस हैं जो हमसे हमारा पूरा काम करके दे रहे हैं, यानी कि 10 की 10 यूनिट मुझे क्या मिल गई, OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की निकल के आ गई, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि पूरा और पंखा तो नहीं है, पूरा काम हो गया। जबकि ये जो भाई साहब है, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ से केवल 8 यूनिट OH- निकाल के दे रहे हैं, तो आप क्या बोल देंगे, वीक हो तुम, यानी कि तुम्हारा जो बेस है, तुम्हारा नहीं बेटा, बेस अपने आप में वीक है, तुम्हारा बेस नहीं बोल रहा हूं ना, तुम्हारा बेस नहीं, ये जो बेस है अपने आप में वीक है, क्योंकि हमें जितनी चीजें मिलनी थी वो मिल नहीं रही। सिंपल सा लॉजिक। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूजुअली आपको ये चीज मेटल्स के साथ मिलेगी। कहा जा रहा है भैया, यूजुअली ये चीज आपको बेटा मेटल्स के साथ जुड़ते हुए दिखेगी, है ना, मेटल्स। जबकि जो वीक बेसोस होते हैं वो होते हैं, जैसे कि यहां लिखा हुआ है NH3, बेटा ये NH3 नहीं लिखा है, ये एक्चुअली में NH3 के साथ, जब हम NH3 खुद अपने आप में एसिड बनाता है तो वो NH4OH यानी कि क्या बनाता है आपका, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ठीक है, ये जो आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने दिया है वो तो इसलिए दिया है ताकि आप बस इतना पता कर लें कि भैया कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक होता है। ये एसिड नहीं लिखा है ना, सॉरी ये बेस नहीं लिखा है, ये सिर्फ NH3 का बताया कि ये NH3 आगे चल के बेस बना सकता है, वो NH4 के फॉर्म में बनाता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अलग क्रिएट होता है। ठीक है, द पॉइंट इज, आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि मुझे किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलना है तो मुझे देखना होगा कि उसमें कार्बन है या नहीं है, पर यदि मुझे बेस में स्ट्रॉन्ग या वीक बोलना है तो आपको देखना पड़ेगा कि OH यदि पूरे निकल पा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग, यदि OH- वाले आयन उतने नहीं निकल पा रहे हैं दैट इज वीक। हालांकि यदि आप नॉर्मली, चलो ठीक है इसको जाने देते नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज जाएंगे। थ्योरी पढ़ लो एक बारी, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एग्जांपल तो है ही। वीक का सेम वही काम है, पार्शियली डिसोसिएट, यानी कि हमें पूरा निकल के नहीं देना, सिंपल। ठीक है, चलो अब ये जो तुम एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग वीक गाना गा रहे हो, सर ये तो किसको केमिस्ट्री आती होगी, मान लो तुमको केमिस्ट्री आती है, माँ साहब भैया तुमको केमिस्ट्री आती है, तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान है, तुम पेल रहे हो उनको। अरे हमको नहीं आती, हमको कुछ ऐसा बताओ जिसमें हमको दिक्कत ना हो, हम बस वैल्यू देखें और समझ जाएं। जैसे कि हमें नहीं पता कि हीट क्या होती है, हमें नहीं पता टेम्परेचर क्या होता है, फिर भी जब हम बुखार में अपना थर्मोमीटर लगा के देखते हैं, या बुखार में वो भैया डॉक्टर वाले भैया हमारे यहाँ माथे पे वो मीटर टच कराते हैं तो एक रीडिंग आ जाती है, इस समय सब कुछ पता चल जाता कि यार इसको बुखार है या नहीं है, कुछ ऐसा बताओ। तो कुछ ऐसा ही हमें बताया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या बोला मैंने नाम, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने हमें pH वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस बताया था। बेसिकली कोई एसिड या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये आपने जनरली समझ लिया, लेकिन एक और चीज निकल के आई कि जो आम लोगों के लिए हेल्प कर सके कि यार ये एसिड स्ट्रॉन्ग तो है पर कितना स्ट्रॉन्ग, ये वीक तो है पर कितना वीक। यानी कि यदि मुझे कंपैरिजन करनी है तो कुछ तो पता होना चाहिए ना आम जनता को, आम पब्लिक को, है ना। साइंटिस्ट वाली जिंदगी सबके बस की तो है नहीं ना। तो फिर यहां से निकल के आया एक चीज जिसको हम बोलते हैं pH वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ये होता क्या है फटाफट से समझते हैं। पहले तो एक चीज समझ लो भैया कि ये इसको हम बोलते हैं pH दरअसल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि P का मतलब होता है पावर। बेसिकली ये वर्ड जो है पोटेंस वो जर्मन वर्ड है, पर आपके लिए वर्ड का मतलब क्या है भैया साहब, पावर।
वो देखा आप लोगों ने शक्तिमान, पावर, क्या नाम था उसका, डॉक्टर जैकॉल, ठीक है। तो जो पावर वर्ड है बेटा वो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एच है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा द पी एच स्टैंड फॉर पोटेंशियल इन जर्मन मीनिंग पावर, ठीक है। हाँ, और जो हाइड्रोजन आयन है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एच। अब ये चीज जो है, पहले तो मैंने आपको क्या बताया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये ना बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। पहले पढ़ लो, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। द पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, जो मैं बताया हूं, मैथमेटिकली पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इनका ढिमका बाबा। ये जो लिखा है ना, ये अपने आप में सब कुछ सही लिखा है, लेकिन हम तो वो समझेंगे जो हमें समझ में आएगा, और भैया हमको समझ में क्या आएगा वो सुनो। देखो दरअसल होता क्या है कि मान लो बेटा मैंने आपको बोला कि ये क्या है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इसमें भरा पड़ा है क्या, एसिड, ठीक है। अरे ये तो लग ही नहीं रहा कंटेनर, ऐसा लगा देंगे एसिड। क्या बोला मैंने, इसमें क्या है, एसिड। ठीक है सर एसिड होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस एसिड में, जो एसिड है, एक वर्ड यूज होता है, यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ये जो वर्ड है ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि वहां एसिड, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई एसिड स्ट्रांग है या कोई वीक है, हमें किससे पता चलेगा कि हमें वो कितने H+ आयन निकाल के दे रहा है। अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं आपको बोल देता हूं कि ये वाला एसिड मुझे 10 H+ आयन निकाल के दे रहा है, और ये वाला यदि 5 H+ आयन निकाल के दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन या वैल्यू या H+ आयन का मात्रा कहां ज्यादा है, 10 में या 5 में। थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एसिड निकाल के आपको दिया कि ये चेक करो स्ट्रांग है या वीक है, तो आपने क्या चेक किया, किसी भी एसिड को पता करने के लिए आप क्या देखते हो, उसके अंदर के H+। हालांकि जब हम इसको चेक करते हैं तो बेटा हम मोल के बेसिस पर करते हैं, 1 मोल में चेक करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको मोल में नहीं उलझाना चाहता, मैं इसलिए आम भाषा में बात कर रहा हूं कि यदि मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इससे पूछा कि तुम भैया स्ट्रांग हो या वीक हो, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे अंदर कितना है, तो उसने बोला यदि आप मेरे कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना चाहते हो तो ये चेक कर लो कि मेरे पास H+ कितने हैं। मैंने कहा ठीक है चेक कर लेंगे गुरु। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर के H+ चेक किए तो एक ने बोला, बेटा नंबर बढ़ा के बता रहा हूं, एक ने बोला मेरे पास 100 H+ है, एक ने बोला मेरे पास केवल 80 है। आप मुझे बताओ, क्वांटिटी सेम थी, इस बर्तन में जो इतना एसिड था वो सेम था। एक बारी एक एसिड बोल रहा है सर 100, एक बारी एक एसिड बोल रहा है सर 80, किसके पास ज्यादा H+ है सर? ऑब्वियस सी बात है ना, 100 वाली के पास ज्यादा है। तो ये उसके कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। मैंने क्या बोला, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, मतलब कि उसके अंदर कितने H+ हैं बेटा, सॉरी है ना, उसके अंदर H+ आयन कितने जनरेट होते हैं उसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है ना, हाँ या ना, बस इतना पकड़ के चलिए। जबकि जो 80 वाली वैल्यू उसके पास कॉन्सेंट्रेशन या H+ आयन की कम ही निकली। तो जब हम मैथमेटिकली इसी कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हैं तो हम शो करते हैं इस तरीके से कि ये जो आपके पास H+ आयन भाई साहब है, इनको यदि हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो भाई साहब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया मैंने इस पर मत जाइएगा, क्योंकि आपके 11th का टॉपिक होता है कि H+ आयंस को कैलकुलेट कैसे करना है, काउंटिंग ऑफ हाइड्रोजन्स आयन, वो आपका विषय नहीं है। आपको 10th में बस इतना याद रखना है कि वो चीज है क्या, उसको हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी 10th क्लास में ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट दी जाएंगी, है ना। आपको बता दिया जाएगा कि आपके उस सॉल्यूशन में या उस एसिडिक सॉल्यूशन में H+ की जो वैल्यू है वो कितनी है, या H+ आयन की वैल्यू कितनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 10⁻⁻8, या फिर मैंने क्या बोल दिया 10⁻⁻3, 10⁻⁻7, इस तरीके से मैंने बोल दिया, या फिर बोल दिया क्या ये 9 है, चलो कुछ ही बोल दिया। तो ये आपको क्या बता रहा है, H+ आयन का कंसंट्रेशन। अब आपका दिमाग एक चीज बोल सकता है कि सर अभी अभी आपने बोला, बेटा ध्यान से सुनना एक बात, अभी अभी आपने क्या बोला कि ये जो pH वैल्यू आप निकाल रहे हो ये एसिड के लिए भी निकाल सकते हैं और हम बेस के लिए भी निकाल सकते हैं, करेक्ट।
लेकिन सर आप यहां जो H प्लस कंसेंट्रेशन देख रहे हो, यानी कि H प्लस आयन की मात्रा देख रहे हो, जो कि चलो जो भी लिखी है 10 टू द पावर -9, बेटा ये माइनस माइनस अपनी जगह है, इसको इस तरीके से लिखते बस हैं। अभी आपने बोला ना लिखते कैसे समझ जाओ, अभी आप समझो। तो ये जो H प्लस की वैल्यू आपने लिखी ना, कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7, ये जो लिखा है आपने यहां, तो सर आप बार बार H प्लस की बात कर रहे हो, OH की बात तो कहीं की ही नहीं। अरे मेरे मूर्खों नहीं, मेरे समझदारों, बेटा एक बात बताओ, यदि एसिड मम्मी है तो बेस क्या है? पापा है। एसिड पापा है तो बेस मम्मी है। अरे कहने का मतलब ये है प्रभु जी, एक दोनों को ये बैलेंस ही तो करने वाले हैं ना। यदि एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक प्लस है तो एक माइनस है। करेक्ट। आपको ऑलरेडी पढ़ने में जो है कि जो एसिड होता है वो बेस होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यदि भैया कहीं H प्लस की मात्रा कम हो रही होगी तो उल्टा उसी में OH की मात्रा घट रही होगी। उल्टा होता है बेटा, एसिड और बेस उल्टे होते हैं। यार खुद सोच के देखो ना, यदि H प्लस किसी में ज्यादा है तो OH बेटा कम हो गए होंगे, क्योंकि दोनों चीजें मैं बोल रहा हूं ना, एसिड और बेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि पापा की चल रही होगी तो स्वयं मम्मी नहीं कुछ कह पा रही होगी, मम्मी की चल रही होगी तो पापा कुछ नहीं कह पा रहे होंगे। सिंपल सा लॉजिक है ना। यदि H प्लस बढ़ रहे हैं इसका मतलब वहां OH की वैल्यूज कम हो रही है, और यदि OH की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब H प्लस की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए हम किसी भी एक चीज से जज कर लेते हैं। मैंने दोनों वैल्यू नहीं निकाली, मैंने OH को नहीं देखा है ना, मैंने OH को नहीं चेक किया, इधर मैंने क्या किया, सिर्फ H प्लस को पकड़ा। H प्लस कम है या H प्लस ज्यादा है, इससे मुझे ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा दोनों के बारे में कि वो ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है। यदि H प्लस ज्यादा होगा तो OH अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि ये मटेरियल एसिडिक बन जाएगा, बेस उसकी वैल्यू कम कर देगा। जबकि उल्टा हो जाए कि यदि मैं बोलूं H प्लस की वैल्यू एकदम कम हो गई तो ऑटोमेटिक है ना उसमें OH की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ये चीज क्या हो गई, सर एसिडिक कम है बेसिक ज्यादा है। समझ पा रहे हो? तो फटाफट से मैं आपको आता हूं मुद्दे पर लेकर। तो जैसे ही मैंने बोला कि तुम्हारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -7, तो मैंने क्या किया, एक काम करो, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, इसमें पुट करो H प्लस की वैल्यू। मैंने कहा लाओ इसके पास, तो ये जो H प्लस की वैल्यू अपन ने उठाई, कौन सा ग्रीन लेते हैं, चलो ठीक है। इधर देखो, मैंने बोला pH वैल्यू निकालते हैं। H प्लस की वैल्यू कितनी है सर, 10 टू द पावर -9, लाओ माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी है सर, 10 टू द पावर -9। भाई साहब जिनको नहीं पता है गणित के बारे में थोड़ा बहुत जान लो कि जब हम लॉग लिखते हैं और यदि लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि लॉग के नीचे क्या लिखा होता है बच्चा, बेस की वैल्यू लिखी होती है 10। जिनको नहीं पता है उनको ये चीज जानना जरूरी है कि यदि लॉग, वैसे तो लॉग में बेटा हम कई अलग अलग बेस ले सकते हैं, बट क्योंकि लॉग में जैसे कि इस फॉर्मूले में लॉग के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो समझ जाइएगा कि लॉग का बेस क्या है 10। अब देखो जैसे कि यहां लिखा है 10 टू द पावर -9, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, इसको मैं हटा रहा हूं आपको थोड़ा सा साफ दिखने मिल जाएगा। आप एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि ये जो pH है इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है निकालते हैं, माइनस लॉग लिया, पीछे नीचे अपन ने 10 लिख दिया। जब कुछ नहीं होता तो हम मानते हैं कि नीचे जो बेस है वो 10 है। H प्लस की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी थी, 10 टू द पावर -9, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, ये हो गया। अब मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होता है कि यदि log x टू द पावर हम y लिखते हैं तो भाई साहब y आगे टपकता है और पीछे रह जाता है log x, ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये जो -9 है आगे आ जाएगा। अब ये पहले का माइनस, ये पहले ये एक माइनस ये हो जाएगा, एक माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 log 10 टू द पावर 10। बेटा log 10 टू द पावर 10 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है 9। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जब मैंने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखा तो मुझे कितना दिख रहा था वहां, 10 टू द पावर -9, हाँ ना, इसी वजह से मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर ये 9 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक। थोड़ा ध्यान से समझना है अब आपको, मैं आपके पहले एक और एग्जांपल देने वाला हूं, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वहीं मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसमें pH की वैल्यू जब मैं निकालना चाहा तो मैंने लिख दिया H प्लस की वैल्यू इस बार मैंने लिख दी 10 टू द पावर -3, सेम -3 आगे आएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3, और log 10 ये वैल्यू बन जाएगी भैया 1, तो आंसर कितना आ गया, प्लस का 3। अब आपका दिमाग ये कह रहा है कि सर यहां H प्लस की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये कम एसिडिक होगा। सर यहां H प्लस की वैल्यू 9 है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं, यही चीज तो समझानी है। ध्यान से देखो आगे क्या लिखा है, नेगेटिव
नेगेटिव का मतलब ये है चचा कि यदि मैं आपसे पूछूं मैथमेटिक्स में -3 बड़ा है -6 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? -3 और -6 में से कौन बड़ा है? -3 और -6 में से कौन बड़ा है? तो सर आप बोलेंगे 3 बड़ा है ना, क्योंकि वहां क्या लगा है? नेगेटिव। बेटा यदि हम यही चीज पॉजिटिव में देखते तो 3 छोटा कहलाता, 6 बड़ा कहलाता, लेकिन सर आप उल्टे जा रहे हो, रिवर्स में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, तो -3 की वैल्यू बड़ी है और -6 की वैल्यू छोटी है, तो सेम चीज लॉग में भी चिपक गई, क्योंकि लॉग के आगे लिखा था माइनस। इसका मतलब सर ये जो 3 दिख रहा है ना, ये बेसिकली सर ज्यादा एसिडिक चीजों को दिखा रहा है, जबकि जो 9 है ये कम एसिडिक चीजों को दिखा रहा है। आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए बच्चा, आपको बस इतना याद रखना है कि हालांकि ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं ये आया कैसे, बस आपको ये बता रहा था, ठीक है। लेकिन जो चीज काम की वो ये है कि आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक तरफ मुझे 10⁻⁻9 दिख रहा था, एक तरफ मेरे को -3 दिख रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक निकला और ये ज्यादा बेसिक निकलेगा, लेकिन आपने तो उल्टा बोल दिया। आपने इसको बोल दिया हल्का सा बेसिक, यानी कि इसमें बोल दिया एसिडिटी कम, जबकि इसको आपने क्या बोल दिया, ये है एसिडिक ज्यादा, बेसिसिटी कम। उल्टा सा लग रहा है, बेटा उल्टा नहीं है, वो माइनस का चिन्ह के चक्कर में सब उलट जाता है। माइनस का चिन्ह हमें क्या करता है, रिलेशन को पूरा उल्टा कर देता है। तो आपको याद ये रखना है कि जो पीएच वैल्यू होती है वो एसिडिक में उल्टी चलती है और बेसिक में चलती है डायरेक्ट। सर इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है, सुनो, अब ये जो पूरी राम कहानी सुनाई गई है ये तो मैंने आपको इसलिए बता दी कि हम वैल्यूज कैसे काउंट करेंगे, कि यदि कोई आपको H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल के दे दे तो आप पीएच वैल्यू कैसे निकाल लोगे, पर ये निकालनी नहीं होती है, ठीक है। आपको यदि कोई डायरेक्ट पीएच वैल्यू बता दे, निकालना अपनी जगह है, निकालने का सिस्टम मैंने बता दिया, पर यदि कोई आपको डायरेक्ट निकाल के दे दे तब भी हम चीजें पता कर सकते हैं। बेटा ध्यान से रखना इसको और ध्यान से इसको नोट भी कर लेना, समझना है। यदि पीएच वैल्यू उल्टी है, एसिडिक में देखो उल्टा बिहेव करती है, इनवर्स की तरह बिहेव करती है, जबकि बेसिक में ये डायरेक्ट बिहेव करती है। इसका सिस्टम क्या है सुनो आप ध्यान से। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, इस पूरी जानकारी से हमने फिर एक कंक्लूजन निकाला, हमने एक स्केल बना दिया। देखो क्या है, हम और आप तो 1-2 एक्सपेरिमेंट करके खुश हो जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत सारे एसिड लिए, बहुत सारे बेसिक लिए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए। जब वो एक्सपेरिमेंट करते गए तो दे हैव रियलाइज कि यार एक स्केल बनाया जा सकता है और उस स्केल को हमने नाम दे दिया पीएच स्केल। एक स्केल बनाया जा सकता है और उस स्केल का क्या नाम दे दिया, पीएच स्केल। और वो पीएच स्केल कुछ और नहीं है, आपके H+ आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर ही बना दिया। बस इतना आपको याद रखना है कि यदि कोई स्केल, बेटा ये स्केल हमेशा 0 से कहां तक चलेगा, 14 तक चलेगा, ये तो फिक्स होता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पीएच स्केल होता है ये एसिड में उल्टा काम करता है, इनवर्स होता है। मतलब देखो यदि तुम कम की तरफ आओगे, जैसे 14, 13, 10, 11, 12, 7 से ऐसा उल्टा आओगे, उल्टा रिवर्स आओगे, संख्या में रिवर्स आओगे, है ना, यानी कि पीएच वैल्यू क्या करोगे बेटा, कम करोगे, तो ये हो जाएगा एसिडिक बिहेवियर हो जाएगा। और यदि तुम आगे की तरफ बढ़ोगे, यानी कि 0 से कहां बढ़ोगे, 14 की तरफ जाओगे, तो ये बेटा हो जाएगा बेसिक। लेकिन हम पूरा कवर नहीं करते, आपने कर देखो वैसे तो यदि कोई आपसे बोलता है कि बाई चांस मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि मेरी पीएच वैल्यू 1 है, मेरी पीएच वैल्यू 2 है, मेरी पीएच वैल्यू 3 है, तो मेरे यदि मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूं तो कोई भी बोल सकता है कि मेरे अंदर की एसिडिटी कम हो रही है, मेरे अंदर की बेसिसिटी यानी कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है। सही कह रहे हो, लेकिन बेटा हम ना करते ऐसे नहीं है, हमने चीजों को ना डिवाइड कर दिया। हमने ये बोल दिया कि 7 के पहले यदि कोई वैल्यू है तो वो एसिडिक है, 7 के बाद में यदि कोई वैल्यू है तो उसको हमने बेसिक बोल दिया। बस एक चीज याद रखना है कि यदि हम 7 से संख्या बढ़ाते जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। बेसिसिटी बढ़ने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बेसिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एसिड में उल्टा होता है, यदि आपने एसिड की वैल्यू बढ़ाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, यदि आपने एसिड की वैल्यू बढ़ाई यानी कि एसिड के लिए पीएच की वैल्यू बढ़ाई, इसकी वैल्यू बढ़ाई, तो बेटा उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स बिहेवियर, इनवर्स बिहेवियर। इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। होना ये चाहिए कि कम करो, जितना आप 0 की तरफ आओगे, 7, 6, 5, जितना आप 0 की तरफ आओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता चलेगा। ये बात हमें सोरेनसन साहब ने बताई थी और लास्ट में हमें दे दिया था वो स्केल जिसका नाम हमने क्या रख दिया था,
द पीएच स्केल, ये जो आपके सामने एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है। जितना आप पीछे की तरफ जाओगे, जीरो की तरफ अप्रोच करोगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब आपके अंदर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, उल्टा बिहेवियर है। जबकि इस तरफ जब आप आएंगे तो बेटा उसका बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिए, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो उसको एसिडिक बोल देना है, और जितना कम होंगे उतना ज्यादा एसिडिक। यदि पीएच वैल्यू 7 के बराबर तो आप उसको न्यूट्रल बोल देंगे। यदि पीएच वैल्यू 7 से बढ़ के 14 की तरफ जा रही है तो आप उसको बेसिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम एक्वा सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक बा, ठीक है। अब देखो ये कुछ एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड में लगभग देखो जीरो की तरफ भाग जाते हैं, जीरो का मतलब भयंकर वाली एसिडिटी। वीक एसिड में 7 के आसपास या हल्का सा 7 से कम। न्यूट्रल में एग्जैक्टली 7, जैसे कि पानी। बेटा पानी जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये H+ एसिड वाला और ये OH- बेस वाला मिल गए तो इन्होंने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, क्योंकि ना वो एसिड है, ना वो इस पाले में जा पा रहा है, ना वो इस पाले में जा पा रहा है, वो बीच में रह गया, न्यूट्रल। ठीक बात। वीक बेस मतलब 7 के आसपास, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब 7 से दूर 14 की तरफ भागते चलना है। अब ये जो पीएच वैल्यू है, जो पीएच स्केल मैंने समझाया है भाई साहब, है ना, ये तो आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देख लीजिएगा आप। इनका डेली लाइफ में क्या असर पड़ता है, इस पर बात करते हैं। इनका डेली लाइफ पे क्या असर पड़ता है। तो बेटा ये जो पीएच होता है ना, ये डेली लाइफ में बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, आपकी जो नॉर्मल डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ जो हम बोलते हैं, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे इंसान खुद हो, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव जंतु हों, चाहे नॉर्मली बाहर रहने वाले जीव जंतु हैं, इन पर ना एसिडिटी, जो अपना एसिडिक बिहेवियर होता है, जो बेसिक बिहेवियर होता है हमारे आसपास की चीज़ों का, उनका बड़ा असर होता है। जैसे कि हम और आप नॉर्मली कितना एसिड झेल सकते, कितनी परसेंटेज झेल सकते हैं, या कितनी पीएच वैल्यू झेल सकते हैं, 7 से 7.8। यानी कि यदि हमारी अंदर हमारे बॉडी फंक्शन तब तक अच्छे से चलेंगे जब हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 7 से 7.8 तक का क्या रहने वाला पीएच वैल्यू। यदि भाई साहब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज्यादा नीचे चला जाए तो हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वहीं जब आप एसिड रेन की बात करते हो, मैंने आपको समझाया था ना, ऊपर से पानी आता है, नीचे से एसिडिक मटेरियल जाता है, मिलकर हमें एसिडिक रेन मिलती है। तो वो जो एसिडिक रेन है उसमें पीएच वैल्यू देखो कितनी हो रही है, 5.6। नॉर्मली 5.6 तक तो ठीक है, यदि इसके नीचे गए तो वो डेंजरस हो जाएगी, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें पीएच वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ता है। आपने ऐसे ही नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग जब अपनी जब अपनी जगह पर खेती बाड़ी करते हैं तो वो ना सॉइल का पीएच वैल्यू टेस्ट कराते हैं, मिट्टी का पीएच वैल्यू टेस्ट कराना पड़ता है कि यार उस मिट्टी में कहीं ज्यादा एसिड जनरेट तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 की तरफ आ रही है, क्योंकि यदि उस मिट्टी में एसिडिक बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा तो मेरी क्रॉप्स तो जल जाएंगी। सर ऐसा तो नहीं उस मिट्टी में बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई हो, यानी कि उसका बेसिक नेचर बढ़ गया हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें इसलिए भी चेक कराई जाती हैं क्योंकि हमें खाद यानी कि फर्टिलाइजर भी लेना है, तो फर्टिलाइजर हम इसलिए लेते हैं कि जिस चीज की कमी होगी, यदि किसी मिट्टी में एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होगा तो वहां हम बेस डाल देंगे, किसी मिट्टी में बेसिक बिहेवियर ज्यादा होगा तो हम एसिडिक डाल देंगे। इसलिए हमें पीएच वैल्यू का ध्यान मिट्टी या क्रॉप्स के लिए भी रखना पड़ता है। आपके सामने यही चीज लिखी भी हुई है। पीएच एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई साहब ये तो गुरु तुम लोग हर दूसरे दिन ढूंढ रहे होगे, है ना, पेल के खा लिया बलियां, है ना, फिर बोल रहे मम्मी जलन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पेट के अंदर होता है HCl एसिड। अब एसिड जो होता है बेटा, HCl एसिड की वैल्यू बहुत कम होती है, लगभग आप ये समझ लो कि 2.5 से 3.5 की रेंज में होती है अंदर जो आपका HCl एसिड होता है। ठीक है, अब ये एसिड यदि बढ़ जाएगा तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, एसिडिटी बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी। फिर आप क्या खाते हो? 6 सेकंड इनो, वो मिल्क ऑफ कहीं लिखा है क्या? हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेटा ये इनो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम खाते हो ना। ये बेसिकली क्या है? एक बेस है। कौन सा बेस है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है भाई साहब, मेटल का ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो पॉइंट क्या है कि हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें भी एसिडिक या बेसिक चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे अंदर एसिडिटी को भी झेलने की एक लिमिटेड क्षमता है। उसके बाद हमें एसिडिटी को झेलना नहीं है, फटाक से आपको क्या खा लेना है? इनो, काम शुरू बस 6 सेकंड में। ठीक है, चलिए पीएच एंड टूथ डिके। गुरु अब ये देखो, आप आपके दिमाग में कभी ना कभी आता होगा हम ब्रश क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब ब्रश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहां भी धूम मच जाती है। धूम मच जाती है कैसे? देखो, आपका जो माउथ है ना, इसके अंदर जहां दांत है बेसिकली, बेटा आपको पता है उसमें एंजाइम्स होते हैं,
है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, और हमारा जो लार होती है, सलाइवा होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। मैंने क्या बोला, लार की पीएच वैल्यू होती है 6.8। अब नॉर्मली क्या होता है, किसी कारण से यदि आपकी मुंह के अंदर की पीएच वैल्यू, लार की या किसी भी कारण से इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना वो कम हो जाए, कितनी हो जाए, कम होती होती है 5.5। मैंने बोला लार की नॉर्मली कितनी होती है 6.8, यदि कम हो जाए, लार अपने आप में पहले से कितनी है 6.8, यानी कि हल्की सी वो एसिडिक है। अब आपने उसको और कम कर लिया, कितने पहुंचा दिए 5.5, 5.5, तो भाई साहब जो तुमने अंदर खाना खाया ना उसको वो सड़ाना शुरू करेगा। एसिड का काम ही होता है खराब करना, सड़ाना, तो वो सड़ाना शुरू करेगा। अब जब वो सड़ाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो तुम्हारा साफ साफ बढ़िया सा चमक धमक वाला दांत था ना बेटा, वहां खराबी शुरू हो जाएगी एसिडिटी के चक्कर में। उस दांतों के अंदर एसिडिटी के चक्कर में वहां कैविटी जन्म लेती है, आपके खाने खराब होना, आपके दांत के अंदर जमा हुआ खाना खराब हो जाता है। अब सोच के देखो वो खराब क्यों हुआ सर, किसी एसिडिक के नेचर के चक्कर में। तो हम तुरंत लेकर आए क्या, टूथपेस्ट, क्योंकि वो क्या है, क्लीनिंग का काम करने वाला, वो क्या है, बेस। अब अंदर के एसिड को बेस ही तो निपटाएगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट। और लॉजिकली बच्चा आपको ना दिन में कम से कम कितनी बारी करना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 बार तो करना चाहिए, दिन में नहीं बेटा, 1 बार रात में कर लियो, ठीक है। लास्ट, बी स्टिंग, जानते हो अरे उसको थोड़ी इधर जानते हो ना, बी स्टिंग को, ये हमारी मधुमक्खी बी स्टिंग, इसके डंक में कौन सा एसिड होता है भाई साहब, फॉर्मिक एसिड होता है, वही जो चींटी में भी पाया जाता है, ठीक है। एनीवेज बेटा, इसके डंक में एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और वो एसिड यदि आपको चुभ जाए तो आप, एसिड नहीं सॉरी डंक चुभ जाए तो एसिड अंदर जाएगा, तो फिर क्या होगा, खुजली, जलन, लाल, सूज जाता है, तो बस दिक्कत होना शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू यानी कि एसिडिक वैल्यू बढ़ गई। तो तुरंत क्या करना है, कहीं से लाना है बेस। बेस मतलब बेकिंग पाउडर उठा लो, मम्मी के पास होता है किचन में, वो लाके लगा लो बेटा। जैसे वो लगाओगे ना तो आपने एसिड के बिहेवियर को बेस से क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, तो आपको वो जलन नहीं होगी जो इस मधुमक्खी के डंक के कारण आपको हो रही थी, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। फिर एक होता है स्टिंग नेटल प्लांट, ये जानते हो, ये यार ये पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ये एक प्लांट होता है, इसमें ना कांटे जैसे, मतलब इसकी पत्तियों के ऊपर ना कांटे कांटे दाने होते हैं, तो यदि कई बार ना चुभ जाता है तो इसमें एक एसिड होता है बेटा, मैथेनोइक एसिड होता है। ये मैथेनोइक एसिड क्या करता है, यदि आपके अंदर चला जाएगा ना तो रैशेस होने लगते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो आप खुजली वगैरह भी होती है, अनकंफर्टेबल होता है। तो इसी के बाजू में ना, इसी प्लांट के बाजू में एक प्लांट और पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं डक प्लांट, लिखा भी हो कहीं ना कहीं गुरु, डॉग प्लांट, डक बोल रहा हूं, डॉग प्लांट लिखा है, ठीक है। तो बेटा ये जो प्लांट होता है ना इसके बाजू में ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि यदि इससे दिक्कत है तो पास में पड़ोस में तुम्हारा इसका क्या है, दवाई है, ये निकाल के लगा लो। ये एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो यदि हम इसको, इसकी वजह से चोट लगी तो ये दवा के तौर पे हम लगा लेंगे ना, तो वो एसिडिक नेचर बेसिक नेचर एक दूसरे को काट देता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आपका स्टिंगिंग नेटल प्लांट के बारे में कि भैया एक प्लांट होता है आपका नेटल प्लांट जो कि हमें तकलीफ दे रहा है, वहीं दूसरा प्लांट है आपका डॉग प्लांट जो हमारी इस तकलीफ को दूर कर रहा है, क्योंकि इसका नेचर है एसिडिक, इसका नेचर है बेसिक। तो ये है घाव और ये उसकी दवा। तो आई होप जितनी बातें हमने की हैं आपको काफी हद तक समझ में आ गई होंगी। इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, और फर्दर आपको कुछ भी लगता है तो आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चा, आप हमसे चीजें पूछ भी सकते हो। और एट द एंड में ये कहूंगा कि पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि 10th का एग्जामिनेशन आपको बहुत अच्छे से देना है, और शिक्षा की टीम के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच और एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय।